हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में यंग को दिखाया जाता है जो हैमर लेकर अपनी मोम के पीछे भाग रही होती है। आज उसकी शादी थी, इसलिए काफी ज्यादा मेहमान भी इकट्ठा हो रखे होते हैं। वो उन्हीं के सामने अपनी मोम को मारने वाली थी। मरने की डर की वजह से सारे मेहमान और उसकी माँ पागलों की तरह गली में दौड़ रहे होते हैं और यांग उनके पीछे भाग रही होती है। तभी उसकी मॉम एक टेबल उठाकर उसका सहारा लेती है, लेकिन यांग वो हैमर उसी पर देकर मार देती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम मरते मरते बचती है। यहाँ पर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब यांग की शादी हो रही होती है। काफी ज्यादा मेहमान आ रहे होते हैं। उसकी बहन काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो सभी मेहमानों को रोक रोक कर बोल रही होती है, मेरी बहन की आज शादी है, इसलिए आप लोग अच्छे से खाना खाकर जाना। तभी एक आंटी बोलने लग जाती है, अभी तक दुल्हन बाहर क्यों नहीं आई, हम कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। उसकी मॉम भी हैरान हो जाती है, वो बाहर क्यों नहीं आ रही। इसके बाद उसकी सिस्टर और मॉम उसे अंदर बुलाने के लिए जाते हैं और कुछ मेहमान उनके पीछे भी आ जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं तो यांग दरवाजा ही नहीं खोलती। इसके बाद वो चाबियों से दरवाजा खोल लेते हैं। जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं यांग तो मरने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद वो उसे नीचे उतारकर बेड पर लिटा देते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा होता। मॉम तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसकी सिस्टर बोलती है, मॉम इसको सांस नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है ये मर गई है। शादी में आए लोग भी इस बारे में बात करने लग जाते हैं। ये लोग हमेशा यांग को सौतेले की तरह ट्रीट करते थे, अभी तो इसने मरने की कोशिश की। इधर मॉम परेशान हो रही होती है, मैं दूल्हे के पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी, मैंने तो उनसे सारे गिफ्ट्स भी एक्सेप्ट कर लिए हैं, इसे भी आज ही मरना था, वो लोग तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन तभी यांग को होश आ जाता है और अपने आगे पीछे देखकर हैरान हो जाती है, अरे मैं तो 20th सेंचुरी में थी ना और मेरा आर्ट का कंपटीशन चल रहा था, लेकिन ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब उसकी बहन अपनी मोम से बोल रही होती है। वो बोलती है, मॉम मैं लू से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत है। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर यंग आ जाती है। वो अपनी मोम को बोल रही होती है, मेरा ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। ये सुनकर मोम बोलती है, ऐसा करते हैं कि हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं और तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन यूनिवर्सिटी चली जाएगी। यंग बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है ना, इतनी मेहनत कर मैंने एग्जाम पास किया और ये इनलीगल भी है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरा हुआ है और मेरी जगह मेरी सिस्टर जाएगी। मोम तो ड्रामा करने लग जाती है, अगर मैं मर जाऊंगी तब तुम दोनों को शांति मिल जाएगी ना। सीजर उठाकर खुद को हट करने वाली होती है। यांग डर की मारी बोलने लग जाती है, प्लीज आप ऐसा ना कीजिए, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। प्रेजेंट में यांग सोच रही होती है, मैं 18th सेंचुरी में कैसे आ गई हूँ, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट फैशन डिजाइनर थी ना। वो यही सब सोच रही होती है। तभी उसकी मॉम पीछे मुड़ती है और देखती है यांग तो बैठी हुई है क्योंकि उन्हें लगा था कि उसकी डेथ हो चुकी है। मॉम और सिस्टर तो काफी ज्यादा डर जाती है। सिस्टर बोलती है, तुम यांग ही तो हो ना, कहीं उसका भूत तो नहीं हो। यांग को पता चल गया था कि ये सब लोग उससे डर रहे हैं, इसलिए वो मौके का फायदा उठाते हुए अपनी बहन के पास आ जाती है और उसे बोलती है, तुम लोगों ने मुझे मारा है और अब मैं भूत बनकर आई हूँ, अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर उसकी बहन तो इतना ज्यादा डर जाती है कि वहीं पर बेहोश हो जाती है। मॉम अपनी बेटी को लिटा देती है। उसके बाद वो यांग के पास आकर बोलने लग जाती है, तुम्हें हर हाल में इस सोल्जर से शादी करनी होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम बच नहीं पाओगी। यांग मन में सोचने लग जाती है, मुझे इन लोगों से छुटकारा तभी मिल सकता है जब मैं उस सोल्जर से शादी कर लूं। और वैसे भी अगर मैं डिजाइनर बन जाऊंगी तो इस दौर में मैं क्या ही कर सकती हूँ, इसलिए मुझे उस सोल्जर से शादी कर लेनी चाहिए, कम से कम मेरी इन लोगों से जान तो छूट जाएगी। ये सोचने के बाद वो बोलती है, मॉम आप ठीक कह रही हैं, जैसा आप बोलेंगी ना मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। मॉम पूछती है, क्या शर्त है। यांग बोलती है, जो अमाउंट आपने उस सोल्जर से लिया है इस शादी के लिए वो आपको मुझे देना होगा। ये सुनकर मॉम को तो गुस्सा आ जाता है, वो पैसे मैंने तुम्हारी बहन की यूनिवर्सिटी के फीस के लिए रखे हैं, उसके बारे में तो तुम सोचना भी मत। ये सुनकर शादी में आने वाले सारे मेहमान बातें बनाने लग जाते हैं, इस औरत ने तो अपनी बेटी ही बेच दी है। यांग बोलती है, ये क्या बात है, छोटी बेटी को बेच रही हैं ताकि आप अपनी बड़ी बेटी को यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके। ये सुनकर मॉम तो फिर से ड्रामा करने लग जाती है, मैं खुद को मार लूंगी और सीजर उठाकर खुद को मारने वाली होती है, लेकिन यांग तो उन्हें भाव भी नहीं देती
और वहाँ से बाहर चली जाती है। बाकी सभी लोग भी उसके पीछे वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही मॉम को रियलाइज होता है कि कोई उन्हें सीरियस नहीं ले रहा तो वो सीजर को वापस रख देती हैं। इधर यांग बाहर आने के बाद एक अच्छा सा हथौड़ा देख रही होती है ताकि वो अपनी मॉम को दे सके और उन्हें मरने में आसानी हो। सभी लोग हैरानी से देख रहे होते हैं ये लड़की क्या कर रही है। तभी वो अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें बोलती है सीजर से ना आपका काम नहीं होगा, आपको ना इसे ट्राई करना चाहिए। ये देखकर मॉम तो काफी ज्यादा डर जाती हैं और वहाँ से भागने लगती है। तभी यांग भी उन्हें मारने लग जाती है और बोलती है मेरे पैसे निकालो माँ। मोम तो बाहर गली में भाग जाती है। इस तरह सब लोग यांग से बचने के लिए पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। आखिर में यांग अपनी मोम को पकड़ लेती है और बोलती है तुरंत आप मेरे पैसे निकालो। तभी मॉम एक बॉक्स की तरफ इशारा करती है। इसके बाद यांग उस बॉक्स को जाकर खोलकर पैसे ले लेती है। वो पैसे उठाई रही होती है तभी उसकी बहन आकर उसे बोलने लग जाती है तुम इन पैसों से क्या कर रही हो, ये मेरी यूनिवर्सिटी की फीस है, इन्हें टच करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। तभी वो उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और बोलती है ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं, अगर तुम्हें इतना ही पढ़ने का शौक है ना तो जाकर पहले मेहनत कर टेस्ट पास करो। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और मन में सोच रही होती है अब मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे ही मैं जाऊंगी। उसके बाद वो ट्रेन में आ जाती है। एक्चुअली में वो लू से मिलने के लिए जा रही होती है लेकिन ट्रेन में काफी ज्यादा रश होने की वजह से वो गिरने लगती है। लेकिन तभी लू आकर उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। अभी ऊपर से बैग गिरने वाला होता है लेकिन लू उसे बचा लेता है। यांग उसे सॉरी बोलकर ठीक से खड़ी हो जाती है। वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो वापस से लू के काफी करीब आ जाती है। यांग को लू काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। तभी वो उससे दूर होते हुए उसे सॉरी बोलती है। उसके बाद वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है लेकिन दिल ही दिल में वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद यांग पैदल चल रही होती है। वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है और सोचती है पता नहीं कब मैं अपने एड्रेस पर पहुंचूंगी। अभी उसे सामने नहर में एक बच्चा डूबता हुआ नजर आता है। जिसके बाद वो चिल्लाकर लोगों को बुलाने लग जाती है लेकिन जब कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता तो खुद ही वो उस बच्चे को बचा लेती है। उस बच्चे को पानी से बाहर लाने के बाद यांग उसे डांटने लग जाती है तुम ऐसे भला पानी में कौन जाता है, तुम्हें मालूम है ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो बोलती है तुम कौन हो और इस बच्चे को क्यों डांट रही हो। यांग बोलती है आपको मालूम भी है इस बच्चे को मैंने पानी से निकाला है, ये डूब रहा था। आप किस किस्म की माँ है जो आप अपने बच्चे को संभाल ही नहीं पा रही हैं। इसके बाद वो शर्मिंदा होते हुए अपने बच्चे को ले जाने लगती है और बोलती है ऐसे स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यांग अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए आर्मी क्वार्टर में आ जाती है। वो बाहर गार्ड को बोलने लग जाती है मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आई हूँ और उसे अपने हस्बैंड का नाम लू बता देती है। गार्ड बोलते क्या आप कंफर्म है कि आप लू से ही मिलना चाहती हैं क्योंकि वो हमारे क्वार्टर के हेड हैं। ये सुनकर यांग तो हैरानी हो जाती है। इसके बाद गार्ड उसे अंदर लेकर आ जाता है और बोलता है आप यहाँ पर बैठकर इंतजार कीजिए, मैं अभी उन्हें बुला कर लेकर आता हूँ। यांग मन में सोच रही होती है पता नहीं मैंने सही किया या गलत। वो इस क्वार्टर का हेड है तो भला वो मुझसे शादी क्यों करेगा। वो बैठकर इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर एक एजिड सा लड़का आ जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। यांग को लगता है कि ये उसका हस्बैंड है तो उसका मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है। क्या ये बुढ़ा, और मन में सोचने लग जाता है काश मेरा बंदा वैसे ही हैंडसम होता जिस तरीके का बंदा मुझे ट्रेन में मिला था। इतने में वहाँ पर लू आ जाता है और वो लू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम होता है। यांग उसे बताने लग जाती है मैं आपसे यहाँ पर शादी करने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने आपसे पैसे लिए हुए थे और उन पैसों को वो यूज कर चुकी है। वो पैसे रिटर्न करने के लिए उनके पास कोई पैसे नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन आपसे शादी करनी ही होगी। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है। लू से बोलता है मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, इससे पहले मुझे अप्रूवल की जरूरत होगी, तो पहले मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें शादी के बारे में कुछ बता सकता हूँ। यांग बोलती है लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर आ गई हूँ। लू बोलता है तुम कोई सामान थोड़ी हो जिसको उठाकर किसी के हाथों भी बेच दिया जाए, तुम एक इंसान हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आ जाऊंगा। वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो उसे इंसिस्ट कर रहा होता है। तभी उसे बाहर से एक लेडी की आवाज आती है। वो यांग को बोलता है तुम यहीं पर बैठो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। यांग सोचती कहीं इसकी कोई लवर तो नहीं आ गई है और चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है। लू जैसे ही बाहर आता है सोना उसे बताती है मैं एनन को लेकर आई हूँ, ये बाहर खेलते हुए पानी में गिर गया था।
लू पूछता है तो क्या तुमने इसे बचाया है? सोना बोलती हाँ मैं वहीं से गुजर रही थी। इसके रोने की आवाज सुनकर मैंने इसे बचा लिया। उसकी बातें सुनकर येंग तो भारी आ जाती है और एनन को हाय बोलने लग जाती है। लू से पूछता है तुम इसको जानती हो? वो बोलती है मैं इसको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर पर आ रही थी ना, रास्ते में ये पानी में गिरा हुआ था और बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था, तब मैंने ही इसकी जान बचाई थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये इसी घर में रहता है। एनन बोलता है डैड मैं गिर गया था और इन्हीं आंटी ने मुझे बचाया है। लू देखता है इन दोनों के कपड़े गीले हैं तो उसे इस बात पर यकीन हो जाता है। अभी उसे याद आता है कि एनन के कपड़े गीले हैं, इसलिए वो उसे तुरंत अंदर लेकर चली जाती है। सोना तो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है क्योंकि उसका झूठ पकड़ा जा चुका था और लू को बोलती है सॉरी मैं उसे बचा नहीं पाई, लेकिन तुम्हें पता है ना बचपन से वो मेरे साथ है और मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा परवाह रहती है। लू बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम उसे बचा नहीं पाई, लेकिन तुम्हें दिख रहा था ना कि उसके कपड़े गीले हैं, एटलीस्ट तुम उसके कपड़े तो सुखा सकती थी ना, और तुमने ये भी नहीं किया। ये बोलकर लू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद येंग अंदर आने के बाद उसके कपड़े चेंज करवा देती है। पीछे से लू आ जाता है क्योंकि येंग के लिए ड्रेस लेकर आया होता है क्योंकि उसके कपड़े भी भीग गए थे और बोलता है शुक्रिया तुमने एनन के कपड़े चेंज करवा दिए। ये बोलकर वो एनन के साथ वहाँ से चला जाता है। येंग देखती है लू ने तो उसे पहनने के लिए अपनी शर्ट दे दी है। वो देखती है कि शर्ट का पहला बटन तो टूटा हुआ है और सोच रही होती है ये लोग किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। इसके बाद वो कपड़े चेंज कर बाहर आती है। सामने लू और एनन खड़े हुए होते हैं। लू एनन को बाहर भेज देता है तुम बाहर जाकर खेल लो। एनन के वहाँ से जाते ही येंग पूछने लग जाती है तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? वो बोलता है अरे अभी तो मैंने पहली शादी भी नहीं की है। एनन मेरा अडॉप्टेड चाइल्ड है जो मुझे वॉर के टाइम पर मिला था। इसके कोई पेरेंट्स नहीं थे तो मैंने सोचा कि इसे मैं पाल लेता हूँ। येंग सोच रही होती है बिल्कुल उस तरह जिस तरीके से मेरे मॉम डैड नहीं थे। 80 के हिसाब से तो ये बंदा एकदम ठीक है, लेकिन 20 में जाए तो ये बंदा कितना ज्यादा हैंडसम होगा ना। अभी वहाँ पर एनन जाता है और बोलता है डैड मुझे ना काफी ज्यादा भूख लग रही है। लू उसे फ्रिज से बन निकाल कर देता है जो कि फ्रोजन होते हैं। वो उसे देने ही वाला होता है। यांग बोलते है तुम उसे इस तरीके से बन क्यों दे रहे हो? वो बोल रहा है हम यही खाने के आदी हैं। उसके बाद वो उसके हाथ से उन बन को ले लेती है और अच्छी सी डिनर बनाती है। टेबल पर खाना सर्व करने के बाद बोलती है अगर आप लोगों को कुछ और खाना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये देख कर लू और एनन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ में खुश भी। वो बोलता है इतने अरसे के बाद आज हमारे घर में किसी ने चूल्हा जलाया है। इसके बाद वो मजे से खाना खाना शुरू कर देता है। फिर पीछे से एक सोल्जर आकर बताता है कि चीफ आए हुए हैं, वो अर्जेंटली आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। लू जाने ही वाला होता है लेकिन तभी हनन हाथ पकड़कर बोलता है डैड मुझे सर में दर्द हो रहा है। लू जैसे ही उसे चेक करता है तो उसे काफी ज्यादा तेज बुखार हो रखा होता है, इसलिए वो सोल्जर को बोलता है कि तुम चले जाओ मैं बाद में आ जाऊंगा। सोल्जर बोलता है आपको अभी चलना होगा क्योंकि चीफ गेट पे खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी यांग बोलती है कोई नहीं तुम चले जाओ, इसे मैं देख लूंगी। इसके बाद लू उसका शुक्रिया अदा कर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर दूसरा सोल्जर उसे बोलने लग जाता है आपकी वाइफ कितनी ज्यादा पोलाइट है। लू बोलता है फालतू की बातें करना बंद करो और जल्दी से चलो यहाँ से। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यांग आनंद की बहुत ही ज्यादा सेवा करती है और उसके बाद उसे लोरी सुनाकर अच्छे से सुला देती है। के बाद आधी रात में लू घर वापस आ जाता है। जब वो देखता है कि यांग उसके बेटे को काफी अच्छे से सुला रही है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही वो यांग के लिए एक प्यारा सा ड्रेस भी लेकर आया होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू जैसे ही तैयार होकर बाहर आता है तो वो देखता है यांग उन्हीं कपड़ों में खड़ी हुई है जो रात को लू उसके लिए लेकर आया होता है। इसमें वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी लेकिन बाल धोने में बिजी होती है और लू तो सामने खड़ा होकर बस उसे ताड़े जा रहा होता है। फिर यांग बोलती है तुम जग गए हो क्या, मुझे तुमसे एक बात करनी है। लू उसके पास आ जाता है। यांग बोलती है शुक्रिया ये ड्रेस लाने के लिए, ड्रेस काफी ज्यादा अच्छी है। लू बोलता है शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, इस तरीके से तुमने कल आनंद का ख्याल रखा। वो बोलती है उसे ना फ्लू हो चुका है इसलिए आप ध्यान रखना कि वो कुछ ठंडा ना खाए। मैंने कल रात को तो उसे मेडिसिन दे दी थी, आज का आप ध्यान रखना कि उसे मेडिसिन दे दो। मैं आज जाने वाली हूँ लेकिन मुझे उसकी काफी ज्यादा टेंशन है क्योंकि ऐसी हालत में मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ। उसके जाने की बात सुनकर लू तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। यांग भी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, बस एक्टिंग कर रही थी ताकि लू उसे रोक ले। वो जाने लगती है तभी लू उसे पीछे से आवाज देता है। ये सुनकर यांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलता है तुम जा रही हो, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में शादी की बात कर ली है, अगर तुम चली जाओगी तो सबको लगेगा कि मैंने झूठ बोला है, तो तुम यहीं पर क्यों नहीं रह जाती हो। यांग बोलती है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लू उसे एक चेक देता है और बोलता है इन
पैसों से तुम अच्छे से शॉपिंग कर लो। चेक देखकर वो तो शौक ही हो जाती है। अगर हमारे समय में देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तभी सोचे रखकर बताता है कि आपकी गाड़ी बाहर आ गई है। इसके बाद यांग लू को गुड बाय बोलते हुए भेज देती है। लू के वहाँ से जाने के बाद यांग सोचने लग जाती है, जब ये आदमी इतना ज्यादा अमीर है जो मुझे इतने ज्यादा पैसे दे सकता है, तो खुद ये इतना सादा जीवन कैसे बिता रहा है। वो इन्हीं सब के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर एक आंटी आ जाती है। मुझे ऑर्डर दिया गया है कि मैं आपको शॉपिंग पर लेकर जाऊँ। जिसके बाद यांग उसके साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है। जैसे ही वो लोग मॉल से बाहर आते हैं तो 5-6 लड़कियाँ उन्हें रोक लेती हैं और यांग को काफी ज्यादा बुली कर रही होती है। तुम होती कौन हो? उसके घर में रहने वाली और उसके पैसों पर ऐश करने वाली। अभी एक लड़की उनके हाथ से सारे शॉपिंग बैग खींच लेती है। इस वजह से यांग के हाथ पर थोड़ी सी चोट भी लग जाती है, लेकिन यांग उसे जवाब दे देती है। जिसके बाद वो बोलती है हम लोगों को घर जाना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से लू आ जाता है और यांग का हाथ पकड़ कर बोलता है हम ना शादी कर चुके हैं और मैं यांग से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी एक लेडी बोलती है आप विदाउट परमिशन और अप्रूवल के इससे शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसे किसी भी लड़की को अपने घर पर बिठा लेना और फिर बोलना कि हमने शादी कर ली, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इससे पहले लू कोई जवाब देता वहाँ पर चीफ आ जाता है और बताते हैं इसे मैंने परमिशन दी है। और चीफ सभी को सुनाने लग जाता है आप सभी लोगों को हमारी मिलिट्री की ये इमेज दे रहे हो। नए आने वाले बंदे को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, बस बात कर ही नहीं पा रहे थे। तभी यांग बात करना शुरू कर देती है तो लू भी उससे बात करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों खामोश हो जाते हैं। लू उसे बोलता है पहले तुम बोलो। वो यांग बोलती है अभी जो तुमने सबके सामने कहा क्या वो सच है? लू बोलता है हाँ वो बात सच है। यांग बोलती है तुमने इतनी सडनली डिसीजन कैसे चेंज कर दिया? लू बोलता है पहले कभी मेरी शर्ट पर बटन नहीं होता था, हम हमेशा यूं ही ठंडे बन खाया करते थे। अगर तुम कल ना होती तो पता नहीं अनंत कितने दिनों तक बीमार रहता। तुम्हारे आने के बाद हर चीज बदल चुकी है, अब ये घर घर लगता है। अगर तुम यहाँ पर होगी ना तो सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा, जैसा तुम बोलोगी ना वैसा ही होगा। यांग बोलती नहीं मैं खुद यहाँ पर रहना चाहती हूँ, मुझे आप लोगों के साथ रहकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लू बोलता है हम दोनों बहुत ही जल्दी शादी कर लेंगे और वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। वो लोग किसिंग स्टार्ट करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अनंत आ जाता है और सिचुएशन बहुत ज्यादा awkward हो जाती है। इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा एम्बेरस हो रहे होते हैं और ऐसे शो करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। नेक्स्ट डे आनंद खेल रहा होता है, तभी सोना उसे अपने पास बुला लेती है और बोलती है क्या तुम चाहते हो तुम्हारे डैड दूसरी शादी कर ले और तुम्हारी स्टेप मॉम हो? वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं। सोना बोलती है अगर तुम्हारी स्टेप मॉम आ गई ना तो तुम्हारे डैड तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करेंगे। वो बोलती है तो अपने डैड को मना कर दो कि वो ये शादी बिल्कुल भी ना करे। अगर उसने शादी कर ली ना तो तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हारे डैड के सारे पैसे उड़ा देगी। तभी पीछे से यांग आ जाती है और उसे बोलने लग जाती है तुम बच्चे को ये क्या पढ़ा रही हो? वो बोलती है मैं तो बस इसे कुछ समझा रही थी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी यांग अनंत को अंदर लेकर आ जाती है। अनंत को सोना की बातें एकदम ठीक लग रही होती हैं। जब यांग अपने कपड़े सुखा रही होती है तो वो बोलता है आपने इतने ज्यादा कपड़े क्यों लिए हैं? इस पर कितने ज्यादा पैसे खर्च हो गए होंगे। यांग बोलती है तुम ना इन सब चीजों के लिए परेशान मत हो। इसके बाद ये तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। यांग उसे खाना सर्व कर रही होती है, लेकिन अनंत तो काफी ज्यादा नखरे दिखा रहा होता है और बोलता है मुझे ये मीट बॉल नहीं खाने। ये सुनकर लू उसकी प्लेट से उठा लेता है और उन्हें यांग की प्लेट में रख देता है। ये बात अनंत को बहुत ही ज्यादा फील हो जाती है और उसे लगता है कि सोना उसे एकदम ठीक बोल रही थी। डैड हम मुझसे प्यार नहीं करते और गुस्से में वो प्लेट उठाकर नीचे फेंक देता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। यांग उसके पीछे जाने वाली होती है, लेकिन लू उसे मना कर देता है। उसको ना तुम कुछ टाइम अकेला ही रहने दो। अनंत की प्लेट गिराने की वजह से यांग का ड्रेस भी खराब हो चुका था और उसे पूछने लग जाती है आप लोग शावर कहाँ पर लेते हो? नेक्स्ट सीन में वो पब्लिक बाथ के बाहर खड़े होते हैं। यांग बोलती है मैं यहाँ पर शावर नहीं ले सकती, मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। लू बोलता है इसके अलावा यहाँ पर और कोई जगह नहीं है, तुम्हें ना यहीं पर जाना होगा और वो उसे इंसिस्ट कर अंदर भेज देता है। यांग अंदर जाकर शावर ले रही होती है, तभी उसे वहाँ पर चूहा नजर आ जाता है। वो इस चक्कर में भाग रही होती है पर उसका पैर स्लिप हो जाता है। इस वजह से उसके पैर पर काफी ज्यादा चोट लग जाती है। दूसरी तरफ से लू उसकी चीखने की आवाज सुन लेता है, इसलिए वो तुरंत उसके पास भागते हुए आता है और उसे पूछने लग जाता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यांग बोलते 2 मिनट वेट करो फिर आ जाना।
जैसे ही थोड़ी देर बाद लू अंदर आता है, यांग उसे बोलती है, मैं चूहे से डरकर भाग रही थी, बस इसी वजह से मैं नीचे गिर गई। वो बोलता है, ठीक है तो फिर हम घर पर चलते हैं। वो बोलती है, ठीक है चलते हैं। वो बोलता है, तुम चल तो लोगी ना? वो बोलती है, हाँ बिल्कुल चलूंगी। जिस पर लू भी होके बोल देता है। यांग को तो बुरा लगने लग जाता है, इसने एक बार भी नहीं बोला कि मैं इसे उठाकर लेकर चलता हूँ। यांग इस बारे में सोच ही रही होती है, तभी लू आगे वाके बैठ जाता है और उसे पिगी बैंक देने के लिए बोलता है। यांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत उसकी कमर पर चढ़ जाती है। इसके बाद वो उसे ऐसे ही उठाकर लेकर जा रहा होता है। यांग बोलती है, शुक्रिया। वो बोलता है, जो तुम मेरे लिए कर रही हो ना, उसके बदले में ये तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये दोनों जैसे ही घर पहुँचते हैं तो अनन इन दोनों को ऐसे देख लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। लगता है मेरे डैड अब मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे तो प्यार करते ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में लू अपने ही घर में वॉशरूम बना रहा होता है। यांग बाहर आ जाती है और उसकी नेबर्स भी आ जाती है। वो उसे पूछने लग जाती है, ये क्या हो रहा है? लू बोलता है, मैं बाथरूम बना रहा हूँ क्योंकि कल यांग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी एक बाथरूम में। ये सुनकर यांग तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, शुक्रिया। और वो खुश होकर अनन को बुलाने लग जाती है, देखो तुम्हारे डैड हमारे लिए एक नया बाथरूम बना रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है अनन घर पर नहीं है। इसके बाद वो लोग घर में उसे ढूंढने लग जाते हैं। यांग अनन को ढूंढ रही होती है, उसी दौरान वो नीचे गिर जाती है। उसके साथ उसकी दोस्त भी होती है। वो बोलती है, मैं अपने बेटे को कहाँ से ढूंढूं? उसका तो टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हाई है, मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। दूसरी तरफ सोना ने अनन को छुपा रखा होता है। उसे बोलती है, तुम ना ऐसे ही गायब रहना ताकि इन लोगों को पता चल सके। एक्चुअली में तो ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कोई भी तुमसे सच्चा प्यार करता ही नहीं है। इसके बाद वो उसे अपने घर लेकर आ जाती है। अनन बोलता है, मुझे अपने घर पर जाना है, लेकिन वो मना कर देती है, तुम अपने घर मत जाओ, वहाँ तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता है। आज तुम सबको देख रहे थे ना, जो तुम्हारे लिए इतना तड़प रहे थे, वो सिर्फ तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हारे डैड भी दूसरी शादी कर रहे हैं, वो तुमसे प्यार नहीं करते, तभी तो वो दूसरी शादी कर रहे हैं। अनन उसकी बातों से अब तंग आने लग जाता है और बोलता है, मुझे अपने डैड के पास जाना है। सोना उसका हाथ पकड़ रही होती है। तभी अनन जमीन पर गिर जाता है और काफी ज्यादा चीख रहा होता है। तभी उसको ढूंढते हुए यांग यहाँ पर आ जाती है और अनन की चीखें सुनते हुए सोना के घर आ जाती है। वो काफी ज्यादा आवाजें दे रही होती है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी वो जोर लगाकर दरवाजा जबरदस्ती ओपन कर लेती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है अनन जमीन पर पड़ा हुआ है और काफी ज्यादा जख्मी है। तभी बाकी सभी लोग भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं और अनन की ये हालत देखते हुए पूछने लग जाते हैं, इसे क्या हुआ है? सोना बोलती है, इसकी स्टेप मॉम ने इसको अब्यूज किया है। अनन से बोलती है, मैं बेटा सच बोल रही हूँ ना? अनन भी हाँ बोल देता है। जिसके बाद सभी लोग यांग को भला बुरा बोलने लग जाते हैं। अभी तो ये इतनी ज्यादा एक्टिंग कर रही थी कि मैं अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, लेकिन पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही है। तो सब लोग उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर लू आ जाता है। लू आते ही अनन को उठाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ है? सोना बोलते, देखो इसे कितनी ज्यादा चोट लग गई है और ये सब कुछ तुम्हारी इस नई वाइफ की वजह से हुआ है, जो इसे बुली करती रहती है। लू से काफी ज्यादा प्यार से पूछता है, बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है? अनन उसे सारी कहानी बता देता है, किस तरह सोना उसको जबरदस्ती अपने पास रोक रही थी, इस वजह से वो गिर गया था। लू पूछता है, क्या यांग ने कभी तुम्हें हर्ट किया है? वो बोलता है, उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, मगर मैं पानी में गिरा हुआ था तो उन्होंने मुझे डांटा कि तुम बीमार हो जाओगे। और इस तरीके से सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि इसमें यांग की कोई भी मिस्टेक नहीं है, बल्कि वो सोना है जो उस बच्चे को बिगाड़ रही थी। इसके बाद लू खड़ा होता है और वो यांग का हाथ पकड़कर सबको बोलता है, ये मेरी वाइफ है, आंधा के बाद मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर कोई उसकी बुराई करेगा और इस पर कोई भी झूठा इल्जाम लगाएगा। इसके बाद वो अपने साथ यांग और अनन को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात में लू अनन के पास आता है, उसे बैंडेज लगाने वाला होता है, लेकिन यांग बोलते तो मुझे दे दो, मैं उसे कर दूंगी। इसके बाद वो अनन के पास आकर उसे समझाने लग जाती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझसे ज्यादा तुम्हें और कोई भी प्यार नहीं दे सकता है। भी स्टेप मॉम थी, पर हर स्टेप मॉम बिल्कुल भी वैसे नहीं होती जैसे तुम्हें बताया गया है। और वो उसके बैंडेज लगाने लग जाती है। अनन को याद आता है उसने अपनी मॉम को बोला था कि किस तरीके से वो कितने ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। अनन को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाती है। यांग वहाँ से जाने लगती है। अनन उसे पकड़कर बोलने लग जाता है, मॉम मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में उसने अनन के लिए काफी अच्छी चीजें बना रखी होती है। अनन तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो लू को भी उसके ऑफिस के लिए लंच दे देती है। उसे उसने काफी ज्यादा रोमांटिक तरीके से डेकोरेट कर रखा होता है। इस तरीके से सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन तभी उनको नजर लग जाती है। नेक्स्ट डे लू के चीफ उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। मैंने तुमसे
एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक हेड होने के बावजूद तुम शादी जैसे रिश्ते के लिए इतनी गंदी हरकत करोगे। तुमने शादी कर ली, लेकिन तुमने हेड होने के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया, ना ही किसी अप्रूवल की जरूरत। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वो भी जेल में होता। लेकिन मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो तुम यंग से शादी करो या फिर तुम इस जॉब को कंटिन्यू करो। मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, अच्छे से सोचकर मेरे पास वापस आ जाना। दूसरी तरफ यंग को दिखाया जाता है जो लू के लिए लंच लेकर आई होती है और उसने भी ये सारी बातें सुन ली होती है। इसके बाद वो घर वापस आ जाती है और इसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। उससे पूछता है, अगर मैं आर्मी में हेड ना होता और एक ऑर्डिनरी पर्सन होता तो क्या तब भी तुम मेरे साथ रहती? यांग बोलते, तुम चाहे जो मर्जी हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इसके बाद वो उसे उसके सारे सर्टिफिकेट और मेडल दिखाकर बोल रही होती है, तुम अपने बेटे के लिए रोल मॉडल हो। इनडायरेक्टली वो उसे बताने की कोशिश कर रही होती है कि वो अपनी जिंदगी किसी भी तरीके से जी लेगी, लेकिन उसके लिए उसकी जॉब इम्पोर्टेंट है। और वो उसे हर बात क्लियर कर देती है कि उसके लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है और उसे क्या करना चाहिए। इस तरीके से लू को डिसीजन लेने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। नेक्स्ट डे वो अपने चीफ के पास आकर बोलने लग जाता है, मैं अपने बेटे के लिए रोल मॉडल हूँ और मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिसकी वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने उसे सारी जिंदगी एक बहुत ही ज्यादा बदतर जिंदगी दी है, लेकिन यह की वजह से हमारी जिंदगी में एक नई उमंग आई है। ये बोलकर वो अपनी कैप टेबल पर रख देता है। देखकर चीफ को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो गुस्से में फाइल उठाकर उसके मुंह पर दे मारते हैं, लेकिन इन सब चीजों का लू पर कोई असर नहीं होता और बोलता है, बेशक मैं कैप्टन रहूं या ना रहूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे कहां पर कैसे अपनी ड्यूटी निभानी है। बाद वो घर वापस आ जाता है। उसके सामने यंग की सिस्टर नजर आती है जो अनंत के साथ खेल रही होती है। वो जैसे ही लू को देखती है, लू उससे पूछने लग जाता है, यंग कहाँ पर है? वो बोलती है, यंग ना अपनी यूनिवर्सिटी चली गई है। मुझे लगता है अब वो ये सब चीजें और नहीं कर सकती है, और वैसे भी आपकी शादी तो मुझसे होनी थी ना, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आई हूँ। लू बोलता है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं अपने काम खुद कर लूंगा, वैसे भी मैं यहाँ का हेड नहीं रहा, इसलिए अब मैं फ्री हूँ और अपने बेटे को अच्छे से संभाल भी सकता हूँ। जैसे ही लीवो को पता चलता है कि वो हेड नहीं रहा तो सोचने लग जाती है, मैं भी कहूँ यंग इतनी ज्यादा मुझ पर मेहरबान कैसे हो गई जो इतना अच्छा लड़का मेरे हवाले कर गई। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लू भी यंग को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। वो काफी देर तक यंग को ढूंढता रहता है, लेकिन यंग उसे कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ यंग अपने पुराने घर पर आ चुकी होती है और उसकी मोम उसे सुना रही होती है। यंग सिलाई कर रही होती है। इसके बाद वो बाहर खेतों में काम करने के लिए आती है। तभी लू उसे ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन वो तो तुरंत वहाँ से भागने लग जाती है। लू भी उसके पीछे भाग रहा होता है। आखिर में लू उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है, मैं कोई भूत हूँ जो तुम मुझसे डर कर भाग रही हो? यंग पूछती है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? लू बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए जॉब और सब कुछ छोड़ दिया और तुम मुझे ही छोड़ कर आ गई। यंग बोलती है, ये क्या बेवकूफों वाली हरकत की है? मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हें कोई भी लड़की मिल सकती थी, लेकिन अच्छी जॉब दोबारा नहीं मिल सकती है। वो बोलता है, ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे जीने का नया तरीका सिखाया है। तुम्हें पता है मैंने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही जाहिर कर, पिछले कुछ दिनों में जो सुकून मुझे तुम्हारे साथ रहकर मिला है वो तो मैं अपनी सारी जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाया। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। यंग तो खुशी की मारी उसे हक कर लेती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लीमो और उसकी मोम आ जाती है। मोम बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है जो अपने बहनोई के साथ तुम अफेयर चला रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन की इससे शादी होने वाली है। एक्चुअली में मोम को पता नहीं था कि अभी इनका ये दामाद हेड नहीं रहा। जैसे ही उसकी सिस्टर ये बात उसे बताती है तो वो अपनी बेटी को डांटना शुरू कर देती है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जैसे ही उन्हें पता चलता है कि लू की जॉब नहीं रही तो वो बोलती है, मैं अपनी बेटी की शादी इस आदमी से नहीं करा सकती। लेकिन लीमो बोलती है, मॉम मुझे इसी बंदे से शादी करनी है, देखो ना ये कितना ज्यादा हैंडसम है। मॉम बोलती है, तुम पागल हो गई हो क्या? इस गरीब निकम्मे लड़के से शादी कर तुम क्या करोगी? वो लोग इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आर्मी की जीप आ जाती है। एक्चुअली में चीफ आया होता है। चीफ लू के पास आता है और उसे यूनिफॉर्म देते हुए बोलता है, तुम्हें दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे बिना हमारा काम चल पाएगा। ये सब देख कर लू
काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे यंग भी वापस मिल गई थी और अपनी नौकरी भी। ये सब देखकर मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अच्छा हुआ इसे अपनी जॉब वापस मिल गई, अब इसकी शादी मैं अपनी बेटी लीमो से करवा दूंगी। लेकिन जैसे ही चीफ को उन लोगों की असली हरकतों के बारे में पता चलता है, वो अपने सोल्जर्स के बोलकर उन लोगों को अरेस्ट करवा देता है। चीफ लू को बोलता है तुम्हें अपनी जॉब तो वापस मिल गई है, लेकिन तुम्हें इस साल की सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन लू तो फिर भी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे अपनी जॉब से प्यार था। इसके बाद ये लोग घर पर आ जाते हैं और अच्छे से डिनर कर रहे होते हैं। यांग किचन में आती है, उसके पीछे उसकी फ्रेंड भी आ जाती है और उससे पूछने लग जाती है क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो। यांग बोलती है इस साल हमारे घर में कोई भी सैलरी नहीं आएगी, मुझे चिंता हो रही है कि ये पूरा साल हम खर्चा कैसे निकालेंगे। फ्रेंड बोलती है जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पति के पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि अगर वो 10 साल तक नौकरी नहीं करेगा तब भी तुम्हारा गुजारा बड़े आराम से हो जाएगा। यांग बोलती है वो तो मुझे पता है लेकिन मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ। फ्रेंड बोलती है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी तुम मोमोज और डम्पलिंग बनाकर बेच दिया करो, इससे तुम अच्छे खासे पैसे कमा लोगी। वो बोलती है नहीं ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मैं अपना पुराना काम स्टार्ट करूंगी, मैं कल सिटी में विजिट करूंगी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो वो हाँ बोल देती है। नेक्स्ट डे वो सिटी में जाती है, तभी उसे रियलाइज होता है कि किसी ने उसके पर्स से कुछ गायब किया है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो ये लड़का भाग रहा होता है, तो वो भी उसके पीछे भागना शुरू हो जाती है। तभी रास्ते में एक सोल्जर उसे देख लेता है जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और यांग उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेती है। यांग उसे एक थप्पड़ मारकर उसे सुनाने लग जाती है। वो सोल्जर उस चोर की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर रख देता है और उसकी पॉकेट से पैसे निकालकर यांग को दे देता है। सभी लोग बोलने लग जाते हैं इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, इतना छोटा बच्चा है, पढ़ने की उम्र में देखो इसने चोरी करना शुरू कर दिया है। जिस पर वो बच्चा डर की मारी माफी मांगने लग जाता है। वो लड़का बताता है मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मेरी बहन घर पर बहुत ही ज्यादा बीमार है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर यांग और वो सोल्जर सोचने लग जाते हैं जरूर ये लड़का झूठ बोल रहा है। वो बोलता है अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ घर चलकर मेरी बहन की हालत देख सकते हैं। जैसे ही वो लोग उसके घर पर जाते हैं और उसकी घर की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। जमीन पर उसकी बहन पड़ी होती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। यांग और वो सोल्जर उस बच्ची को उठाकर हॉस्पिटल में लेकर आ जाते हैं। वो उसका मेडिकल बिल भी पे कर देते हैं। ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो यांग के पैरों में पड़कर उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद यांग वहाँ से जाने लगती है। वो सोल्जर बोलता है अगर आप कहो तो मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। बोलती है मुझे होलसेल की मार्केट में जाना है, वहाँ से मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, आप लेट हो जाओगे। वहाँ के रास्ते पर काफी ज्यादा ट्रैफिक भी होता है और उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो होलसेल की मार्केट में आती है जहाँ पर रेडी पर सामान बिक रहा होता है जो कि अच्छी क्वालिटी की होने के साथ सस्ती भी होती है। एक अंकल से वो बहुत सारा सामान खरीद लेती है और उसे घर लेकर आ जाती है। और जैसे ही वो एक ट्राई कर आती है तभी उसकी फ्रेंड उसे देख लेती है। उसके जीन्स उसकी फ्रेंड को काफी ज्यादा पसंद आती है। यांग बोलती है अगर तुम इसे ट्राई करोगी तो तुम भी इतनी ही ज्यादा प्यारी लगोगी। इसके बाद उसकी फ्रेंड भी उससे वो जीन्स ले लेती है। उसने वो ड्रेस कम पैसों की ली होती है लेकिन बेचती वो $8 की है। इस वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। उसके आसपास रहने वाली सारी औरतें उससे वो जीन्स लेने के लिए आ जाती हैं, जिस वजह से उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन सोना से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। नेक्स्ट डे वो 2-3 चीज लेकर आ जाती है और बोलती है ये मैं 5 युआन की लेकर आई हूँ, इसने ना तुम लोगों के साथ धोखा दिया है, तुम लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं। जिसके बाद यांग उन सब लोगों को उनके पैसे वापस कर देती है और बोलती है आप सब लोग ये सस्ते जीन्स सोना से ही ले लीजिए। एक्चुअली मैं सोना झूठ बोल रही थी इसलिए वो इतने सस्ते में जीन्स देने से मना कर देती है, जिस वजह से वो पकड़ी जाती है। इसके बाद सभी लोग उसे सुनाने लग जाते हैं तुम हमेशा ऐसे ही झूठ बोलकर इसे नीचा दिखाती रहती हो। नेक्स्ट सीन में यांग लू को बोल रही होती है अब तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। ये बोलकर वो उसकी गोद में बैठ जाती है और काफी ज्यादा रोमांटिक हो रही होती है और उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर अनन आ जाता है। अनन को देखकर वो तुरंत ही वापस बेड पर बैठ जाती है और वो लू को बोलती है तुम इसकी आँख देख लो। वो उसकी आँख देखने लग जाता है तभी यांग वहाँ से चली जाती है। पीछे से अनन बोलता है डैड मैं क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। वो हाँ बोल देता है। अनन पूछता है डैड क्या आप मुझे कोई भाई बहन देने वाले हैं। वो पूछता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। अनन बोलता है मेरी फ्रेंड ने बताया था जब मॉम डैड ऐसे करीब आते हैं तो बेबी आता है। ये बात सुनकर लू तो शॉक में चला जाता है, ये छोटा बच्चा कितना तेज है। इसके बाद लू रूम में आ जाता है
यांग बोलती है मुझे लगता है मुझे अनन के पास जाना चाहिए। लू बोलता है ठीक है तुम चली जाओ, वैसे भी वो अकेले डर जाता होगा। यांग बोलती ये क्या बात हुई, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही भेज देते हो। हम दोनों लीगल कपल है ना, क्या हम दोनों अकेले में टाइम नहीं गुजार सकते। ये बोलकर वो लू के करीब हो रही होती है, लेकिन लू तो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। यांग बोलती क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो। लू बोलता ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोलकर वो उसे बेड पर फेंक देता है। उसके बाद ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे यांग बाहर से गुजर रही होती है, तभी एक आदमी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। यांग तुरंत ही उसके पास आती है और पूछने लग जाती है इसे क्या हो गया है। एक बंदा उसे बताता है गर्मी की वजह से इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है। यांग उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। वो बंदा बोलता है मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मेरी बस गर्मी की वजह से थोड़ी हालत खराब हो गई है, मैं ठीक हो जाऊंगा। यांग बोलती है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए वरना तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। वो बोलता है मेरे पास हॉस्पिटल के पैसे नहीं है। वो बोलती है ठीक है हॉस्पिटल के पैसे मैं भर दूंगी। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताता है अगर इसे आने में देर हो जाती तो हो सकता है इसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती। उस बंदे के फ्रेंड यांग को शुक्रिया अदा करने लग जाते, अगर आप सही समय पर नहीं आती तो शायद वो आज नहीं रहता। हमें तो लगा था गर्मी की वजह से तबीयत खराब है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में यांग घर वापस आती है, सामने एक सोल्जर खड़ा होता है, लेकिन वो उसे लू समझकर पीछे से हक कर लेती है और उसे बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तभी सामने से लू आ जाता है और उसे रियलाइज हो जाता है जिस बंदे को उसने हक किया हुआ है वो लू नहीं है। वो तो काफी ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। लू को भी काफी बुरा लगता है और जैसे ही सामने आकर वो सोल्जर को देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि वही होता है जिसने उसको उस चोर से बचाया होता है। लू उससे अनन के बारे में पूछने लग जाता है और बोलता है अपनी आंखें खुली कर रखा करो, पता नहीं किसी को भी पकड़ लेती हो। इसके बाद लू सोल्जर को वहाँ से भेज देता है और यांग को अपने साथ लेकर आ जाता है। उसे बोलता है ये क्या हरकत थी। यांग बोलती है मुझे लगा वो तुम हो तभी तो मैंने हक किया। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यांग उस लड़के के साथ जिसने उसे मदद की थी जो कि चोर था उसके साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करती है। एक डायरेक्टर को अपने डिजाइन दिखाती है, उनको उसके डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आते हैं। वो बोलते हैं मैंने ऐसी कंपनी आज तक नहीं देखी जिसमें एक दिन में इतने ज्यादा डिजाइन लॉन्च किए जाते हो। यांग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है उनकी कंपनी के बाहर एक आदमी आया हुआ है जो उन्हें बोल रहा होता है अपना बिजनेस उठाकर यहाँ से दफा हो जाओ। यांग बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम्हारे कहने पर ये सब कुछ उठाकर मैं यहाँ से ले जाऊंगी। तो ये कहाँ की गुंडागर्दी है कि तुम्हारे बिजनेस दोस्त की वजह से तुम लोगों को मना करोगे काम करने से। वैसे भी मैंने तुम्हारा कोई आर्टिकल कॉपी नहीं किया और न ही तुम्हारी जगह पर इस कंपनी को बनाया है। मैं अपना काम मन लगा कर करूंगी और अपने काम को इतना ज्यादा बढ़ा दूंगी जितना मेरा मन करेगा। इवन मैं तो आपकी सारी फैक्ट्रीज को खरीदने का भी प्लान कर रही हूँ। तभी उस आदमी की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और उनकी काफी बहस हो जाती है। यांग को हिट करने वाली होती है लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और वो यांग को बोलता है मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ इसलिए सोच लेना वरना तुम बाद में बहुत ही ज्यादा पछताने वाली हो। यांग बोलती है वो तो देखा जाएगा कि कौन कितना पछताता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यांग वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज के साथ खड़े होकर कुछ डिस्कस कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है। वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है यहाँ पर मेरी कंपनी है तो मैं अपनी कंपनी के बाहर खड़ी हूँ, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है तुम यहाँ पर अपनी कंपनी चला रही हो, वहाँ पर हमारे पास खाने के पैसे नहीं है। तुम ना बहुत ही ज्यादा चालाक और मक्कार हो। तुमने तू जैसा अच्छा लड़का मुझसे छीन लिया ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। वैसे तुम्हारे लिए लू काफी नहीं था जो तुमने इस लड़की को भी पटा लिया। यांग बोलती है अपनी जबान संभाल कर बात करो, ये मेरे लिए भाई की तरह है। तुम हमेशा लालच करती हो, तुम मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अगर तुम में होती ना तो आज तुम्हारी ये हालत बिल्कुल भी ना होती। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मुझे लू ने कर दिया है तो तुम्हारी ये गलत सोच है। तुम्हें चीजें बड़ी बनाई मिली होगी पर मुझे नहीं। ये कंपनी जो देख रही हो ये मैंने मेहनत से खड़ी की है, इसमें लू ने एक पैनी भी खर्च नहीं की है। अगर कल को वो मुझे छोड़ कर जाता है तो मेरे पास खुद का इतना कुछ होगा कि मैं भी इज्जत से उसे छोड़ सकती हूँ। ये सारी बातें लू और उसके सोल्जर ने भी सुन ली होती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इसके बाद यांग घर पर आ जाती है। सामने अनन बेटा होता है। अनन बोलता है मॉम आज आप घर जल्दी आ गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यांग बोलती हाँ मैं फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा घर आकर तुम्हारे लिए टेस्टी सा खाना बना दूं। तभी वो उसे लू के बारे में पूछने लग जाती है। वो बोलता है डैड घर पर आए थे लेकिन चले गए। यांग तो हैरान हो जाती है वो वापस क्यों चला गया, वैसे वो तुम्हें कुछ बोल कर गए हैं क्या।
वो बोलता हाँ, उन्होंने कहा कि जब मोम आए तो उन्हें परेशान मत करना। जिसके बाद वो चले गए। नेक्स्ट सीन में यांग और उसका फ्रेंड कंपनी के बाहर खड़ा होता है। वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो लड़का पूछता है तुम्हें इतनी ज्यादा खुशी किस लिए हो रही है? यांग बोलती है मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ इतना जल्दी अचीव कर लिया। उसके बाद वो रात में अपने घर जा रही होती है, लेकिन उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। तो वो वहीं पर रुककर बोलने लग जाती है लू बाहर आ जाओ, मुझे मालूम है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तो वो बोलने लग जाती है अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं सारी रात यहीं पर खड़ी रहूंगी। तभी लू बाहर आ जाता है। यंग उससे पूछने लग जाती है इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रहे हो? वो बोलता है मैं परेशान हो रहा था क्योंकि इतनी रात को तुम अकेले घर आ रही थी और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। वो बोलती है मैंने तुम्हें बताया तो था एक मंथ के लिए मैं फ्री नहीं हो पाऊंगी। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है। जिसके बाद दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। एक सीन में वो बेड पर बैठी होती है। लू उसके लिए दूध लेकर आ जाता है। उसके बाद वो उसके पास बैठने लग जाता है। तभी वहाँ पर अनन आ जाता है। वो बोलता है आज मैं मोम के साथ सोऊंगा। तो वो उसे खुश होकर अपने पास बुला लेती है और लो को बोलती है आज तुम साथ वाले रूम में चले जाओ। जिसके बाद लो मुंह बनाता हुआ वहाँ से चला जाता है। आनंद बोलता है मॉम मैंने आज आपको बहुत ज्यादा मिस किया। स्नैक्स आपने मुझे दिलवाए थे वो मैंने नहीं खाए क्योंकि मैं वो आपके साथ ही खाना चाहता हूँ। वो बोलती है मैंने भी सोचा है कि कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे टॉयज और कपड़े लेकर आऊंगी। ये सुनकर आनंद तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो उसे सुला देती है। उसके सोते ही वहाँ पर लू आ जाता है और बोलता है मैं ना अपनी वाइफ के पास ही सोऊंगा। ये क्या बात हुई, भला वाइफ हो तो मैं उससे दूर सोऊं? वो बोलती है हम यहाँ पर 3 बंदे कैसे सोएंगे? लेकिन लू उसकी बात नहीं सुनता। मुझे तो यहीं पर सोना है। इसके बाद वो लोग पुरानी बातें याद करने लग जाते हैं। यांग बोलती है जब मैंने तुमसे शादी की बात थी तो तुम कितना ज्यादा ऑकवर्ड बिहेव कर रहे थे, लेकिन देखो जरा अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते हैं। एक सीन में यांग अपनी कंपनी से बाहर जा रही होती है। तभी उसकी बहन एक बड़ा सा डंडा लेकर उसके सिर पर मारने वाली होती है, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी होती है। पीछे से एक लड़का आकर लीमो को पकड़ लेता है और उसे बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, इतने छोटे डंडे से उसे मारोगी? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं भी इससे अपना बदला लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो पर तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन हम दोनों का मकसद एक है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे अच्छा सबक सिखाएं। इसके बाद वही लड़का वैन यांग को एक बिल्डिंग में लेकर आ जाता है और उसे बोलता है अगर हम इसमें अपनी नई फैक्ट्री शिफ्ट कर ले तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन यांग को कुछ गड़बड़ लगती है। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे अंदर आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं और वो वैन की अच्छी खासी पिटाई करने के बाद उसे वहाँ से भेज देते हैं। वैन सोल्जर को आकर बताता है कि लू को बता दो कि उसकी वाइफ किडनैप हो गई है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही वैन को होश आता है तो लू से अपनी वाइफ के बारे में पूछने लग जाता है तो वो उसे सब कुछ बता देता है। उन्होंने यांग को किडनैप कर लिया है। लू उससे लोकेशन के बारे में पूछता है तो उसे वो लोकेशन के बारे में बता देता है। तो बोलता है ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम आराम करो। उसके बाद वो अपने सोल्जर को इसे पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए बोलता है। सोल्जर ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यांग को दिखाया जाता है। लीमो उसके सामने आ जाती है। एक्चुअली में उसने ही उसका किडनैप करवाया होता है। यांग तो शौकी हो जाती है, तुम ऐसा कर सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। वो बोलती है मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे दुश्मनों ने किया है। इतने ज्यादा दुश्मन बना रखे हैं कि कोई तुम्हें नहीं छोड़ रहा। वो बोलती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? बोलती है तुमने क्या कुछ नहीं किया, तुमने पहले मेरा पति मुझसे छीन लिया, मेरा एडमिशन छीन लिया, तुमने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है और ऊपर से तुम बोल रही हो कि तुमने क्या किया है। मैं तुम्हें इन सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तभी उसे कोई आवाज आती है तो लीमो पीछे जाकर छुप जाती है। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसने लीमो के साथ डील की थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक लड़की भी होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही होती है जिसके साथ यांग ने लड़ाई की होती है। वो लड़का उससे बोल रहा होता है हम इसे बेच देते हैं, बदले में हमें पैसे मिलेंगे और हम इंजॉय करेंगे। इस तरीके से हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और हमारा पीछा इससे छूट जाएगा। तभी लीमो बाहर आकर बोलने लग जाती है तुमने क्या कहा? मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम सब लोग मुझे बस अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे ना? तुम लोगों को मालूम नहीं है ये है कौन? उसका पति सिर्फ आर्मी में नहीं बल्कि वहाँ का हेड भी है। ये सुनकर वो दोनों डर की मारी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लीमो उस लड़की को पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। लेकिन वो लड़की उसके नाइफ मारकर उसे फेंक कर चली जाती है और वो यांग को बाकी गुंडों के हवाले कर देते हैं। गुंडों ने काफी ज्यादा पी ली होती है, लेकिन उनमें से एक होश में होता है। उनके बेहोश होते ही वो यांग के हाथ खोल देता है और उसे बोलता है तुम यहाँ से भाग जाओ। इवन वो उसे रास्ता भी बता देता है। यांग वहाँ से भाग रही होती है, तभी जंगल के रास्ते में उसे वही लड़का मिल जाता है जिसने उसे किडनैप किया था। वो दोबारा से उसे पकड़ लेता है और अपने गुंडों को सुना रहा होता है तुम लोगों से एक लड़की भी संभाली नहीं जा रही है। तभी सामने से लू अपने सोल्जर्स के साथ आ जाता है। वो लड़का यांग के ऊपर अपनी गन रख लेता है। अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया
तो मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन वही गुंडा जिसने यांग को वहाँ से भागने में हेल्प की थी, वो उसके ऊपर अटैक कर उसकी गन ले लेता है और इस तरीके से लू यांग को बचा लेता है। तभी यांग बेहोश हो जाती है तो वो उसे गन लेकर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।